औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तमाम दरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम फ्रिक्शन से रिलेटेड दो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि जो फ्रिक्शन होती है उसके फ़वाइद नुकसानात क्या हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वैसे भी हम समझेंगे और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको डील करेंगे। इसी तरह मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के हमारे डेली लाइफ में कहीं पे फ्रिक्शन की हमें मिकदार बहुत कम चाहिए तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसकी भी डील करेंगे और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी डील करेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है या अटेम्प्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब इसके फवायद और नुकसान। इसके फवायद नुकसान कि फ्रिक्शन के फायदे क्या है। फ्रिक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अपोज करती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके दोनों सरफेसेस के दरमियान, जिस सरफेस पर मूव कर रही है और बॉडी के दरमियान एक रेजिस्टेंस होती है, रुकावट होती है, उसका हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन मूव। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज के, फ्रिक्शन के फायदे क्या हैं। सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं जो पहला पॉइंट है, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड। हम जमीन पर जो चल सकते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। हमारे पाँव और आपका अर्थ जो है उनके दरमियान या ग्राउंड के जो सरफेस है उसके दरमियान एक ग्रिप आती है, रुकावट आती है, रेजिस्टेंस आती है जिसकी वजह से हम चल सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी स्लिपरी ग्राउंड हो, जो बारिश हुई हो तो आप बाजू का स्लिप कर जाते हैं या आपकी गाड़ी स्लिप कर जाती है तो वो फ्रिक्शन की मिकदार कम हो जाती है। तो जो हम चलते हैं जमीन पर, ये दौड़ते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन द पेपर। जो हम किसी कागज के ऊपर लिखते हैं, पेन और कागज के जो सरफेस होती है उसके दरमियान भी फ्रिक्शन मौजूद होती है जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह ड्यू टू फ्रिक्शन बर्ड्स कैन फ्लाई। जो परिंदे उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं एयर के अंदर, हवा के अंदर, तो वो हवा के अंदर फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद होती है, प्रेशर। देखना बाज़ का तो हवा तेज़ हो तो परिंदे इधर जाने की कोशिश करें और अगेंस्ट अगर हवा चली तो वो उस साइड पे जा नहीं पाते। वो कोई तो फोर्स होता है। आप खुद कभी साइकिल वगैरह चला रहे हो, ये चल रहे हो तो आपको तेज़ हवा पीछे की तरफ धकेलती है या पीछे की तरफ से है तो आगे की तरफ एक पुश अप करता है, पुश करती है जिसकी वजह से आपकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। तो वो हवा के अंदर की जो फोर्स मौजूद रहता है हम उसको फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। इन अदर वर्ड मैंने फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस की फोर्स है। तो अगर बर्ड्स उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से उड़ पाते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं, इस तरह फ्लाई करते हैं, उसको पुश करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ बर्ड्स कैन फ्लाई ड्यू टू फ्रिक्शन। इस तरह ड्यू टू फ्रिक्शन वी क्लाइंबिंग अप अ हिल। जब हम किसी पहाड़ी पर या ऊंची जगह पर चढ़ते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की मरोने मिन्नत होती है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो तो हम स्लिप होके गिर भी सकते हैं। मैंने इन अदर वर्ड जनरल अगर मैं बात करूँ तो पूरी की पूरी जो हमारी अर्थ का सिस्टम है वो सारा का सारा फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। अगर मैं ये भी कह दूं कि पूरी कायनात में फ्रिक्शन मौजूद है और फ्रिक्शन की वजह से ये डिपेंड कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो पूरी कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। इसी तरह अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए तो पूरी कायनात का निज़ाम दरम बरम हो सकता है या हो जाएगा, क्योंकि चीज़ के अंदर ग्रिप भी नहीं रहेगी, रेजिस्टेंस की फोर्स नहीं होगी, ग्रिप भी ख़त्म हो जाएगी तो कैसी कोई चीज़ कायम रहेगी। इस तरह ग्रेविटी की मैंने मिसाल दी थी पिछले टॉपिक में हमने पढ़े थे। तो इसी तरह ये मैंने आपको एडवांटेज बताए हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन राइट ऑन द पेपर, ड्यू टू फ्रिक्शन बर्ड्स कैन फ्लाई, ड्यू टू फ्रिक्शन वी क्लाइंबिंग अप अ हिल। तो ये इसके एडवांटेज आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज ड्यू टू फ्रिक्शन मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी लॉस। जब कोई पार्ट्स होते हैं वो आपस में चल रहे होते हैं
या आप ज़्यादा दौड़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एनर्जी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, कुछ देर के बाद आप थक जाते हैं। इसी तरह जो आपके पास मशीनें होती हैं वो भी चलते 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 फ्रिक्शन, क्योंकि एक दूसरे के साथ रगड़ खा के वो चल रही होती हैं, तो वो उनके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है। देखना आप इसको हथेलियों को आपस में इस तरह रब करें तो आपको इधर ही फील होगा कि आपके हथेलियों के दरमियान में भी हीट अप हो जाए। बाज़ वक़्त आपने देखा कि मशीनें चलती चलती या गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती रहे तो उसका जो बोनट होता है अगर उसको आप हाथ लगाएं तो वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? वो ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, वो जो उसके पार्ट्स होते हैं मूव कर रहे होते हैं उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से एनर्जी हीट प्रोड्यूस होती जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी हम ये कह सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो जाती है। ये इसका पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी लॉस्ट। दूसरा पॉइंट है ड्यू टू फ्रिक्शन wear and tear the moving parts of the machine। जो आपने कभी देखा होगा कि जिस तरह गिरानी होती है, अब जब वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं या एक दूसरे की सतह के ऊपर मूव करने वाले कोई भी पार्ट्स आप किसी मशीन के ले लें तो वो चलते चलते क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं या वियर एंड टियर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी इसका एक नुकसान हम कह सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन वियर एंड टियर द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, किसी भी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, वो आपस में रगड़ खाने की वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं या वियर एंड टियर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव फास्टली। बाज़ का तो ज़्यादा मिकदार अगर फ्रिक्शन हो जाए, जिस तरह मैंने अभी बताया कि अगर हवा ज़्यादा तेज़ हो जाए तो गाड़ी या हम या परिंदे वो तेज़ी से जिस तरह आम नॉर्मल रूटीन में मूव कर रहे थे वो मूव नहीं कर पाते, फास्टली मूव नहीं कर पाते। बाज़ जगहों पे हमें फ्रिक्शन की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पे तेज़ी से वहाँ पे तो ज़्यादा मिकदार ज़रूरत, जहाँ पे हमें कम चाहिए वहाँ पे अगर ज़्यादा है तो हम तेज़ी से वहाँ पे मूव नहीं कर पाते। तो ये हमने बात की है, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वी कैन नॉट या ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव फास्टली है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तेज़ी से मूव नहीं कर पाते। इसके अगर अगेंस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अगर मिकदार कहीं बहुत ज़्यादा है तो हम चल नहीं पाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, स्लिपरी ग्राउंड है तो हम वहाँ पे गिर सकते हैं। तो ये बात हमने यहाँ डिस्कस की है, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वी कैन नॉट मूविंग ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। इसी तरह जिस तरह हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किए हैं कि इसके कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान हैं, कुछ समझा भी है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी डील किया है। अब हम दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। बाज़ जगहों पे हमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह भी मैंने पहले बताया। अब उसको फ्रिक्शन लेस कैसे किया जाए? हम कभी फ्रिक्शन ख़त्म तो नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ है उसको कम ज़रूर किया जा सकता है। इसलिए हमने जो टॉपिक का नेम दिया है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। एलिमिनेटिंग नहीं कहा हमने, ख़त्म करने की बात ही नहीं की, हमने रिड्यूस करने की बात की है। तो यहाँ भी 4 पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं जिनके ज़रिए और भी बहुत ज़्यादा होंगे, हैं भी सही, लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो मोस्ट कॉमनली आप यूज़ होते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, हम उसको देखते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई इनसे आपकी फ्रिक्शन कम हो सकती है। जी, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ड्यू टू फॉलोइंग मेथड वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। इन तरीकों की वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने हेडिंग बनाई है, स्मूथ सरफेस। दो सरफेसेस जो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं उनको हम स्मूथ कर दें। जिस तरह आपने कभी देखा होगा, आप आरा मशीन पे जाएं तो लकड़ी की जो चिराई होती है वो, तो उस वक्त अगर लकड़ी के 2 टुकड़े अगर आप लें तो वो स्मूथ नहीं होते, वो रफ होते हैं। अब उसके ऊपर जब रंदा लगाया जाता है, कभी आपने कभी देखा हो तो आपको ज़रूर समझ आ रही होगी, उसको स्मूथ किया जाता है। अब जैसे रंदा लगा, अब उसकी निस्बत जो पहले था उसकी निस्बत आप लोग ये ज़्यादा स्मूथ हो गया। क्या हो गया? ज़्यादा स्मूथ। अब हम क्या करते हैं, जो सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव करने वाली है
उसको ज़्यादा स्मूथ बनाया जाता है, उसकी सरफेस को मुलायम बनाया जाता है, उसके जो पोर्स हैं उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो एक दूसरे के ऊपर मूव करने वाली सरफेस हैं उनको स्मूथ कर दें, तो उस लिहाज से भी उसकी फ्रिक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। स्लाइडिंग सरफेस को हम स्मूथ बना के, हमवार बना के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फिश शेप। फिश शेप चीज़ों को, गाड़ी जो है आपने देखा होगा वो आगे से कुछ नोकदार होती है, एरोप्लेन होता है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नोकदार होता है। और आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करें, जितने भी परिंदे हैं हर किस्म का परिंदा नोकदार, अल्लाह ने उसकी चोंच बनाई है। अब उस चोंच बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि उन्होंने हवा के अंदर मूव करना है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उनकी मोशन कम हो, तो अल्लाह ने उनके मुंह को या चोंच बनाई है, ऐसा नोकदार बनाया है। फिश मछली है पानी के अंदर, उसने मूव करना है तो आगे उसकी नोकदार उसका मुंह अल्लाह ने बनाया है कि वो आसानी से मूव कर सके, वो उसको चीरता हुआ आगे चलता है। इसी तरह हवा के अंदर जितने भी परिंदे हैं, जितने भी आबी जानदार हैं, उनको भी आप देखें तो उनके सब के मुंह क्या होते हैं, नोकदार। मगरमच्छ देख लें आप, वो पानी के अंदर मूव करती है। जितनी मछलियाँ उनको आप देख लें, उनके लंबे मुंह होते हैं, नोकदार होते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, चीज़ों जो मूव करने वाली है उनको आगे से फिश शेप या हम कह सकते हैं नोकदार बना देते हैं। जैसे एक गाड़ी है, कोई भी गाड़ी आप देख लें, ट्रेन है, जर्मनी ने बुलेट ट्रेन बनाई है, तो उस बुलेट ट्रेन को देखें वो आगे से नोकदार है। या बुलेट को देखें जो गोली होती है, तो वो भी तो आगे से नोकदार होती है ताकि वो तेज़ी से आगे जाके मूव कर सके। अगर वो ज़्यादा चौड़ी हो तो वो इतनी तेज़ी से मूव नहीं कर पाएगी। आप एक और चीज़ की मिसाल लें कि जब आप नहर के अंदर छलांग लगाते हैं, कभी ऐसे चौड़े जाके आप पूरे जिस्म को लेके जाके ऐसे सीधा छलांग लगाए तो आपको तकलीफ भी होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप फिश शेप बन जाएंगे, नोकदार शक्ल में जाएंगे, तो आपको इतना रेजिस्टेंस या फोर्स इतनी नहीं लगेगी जितनी उस लिहाज में पूरे जिस्म पे लेके जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें, उनको क्या करते हैं, फिश शेप बनाते हैं, मेकिंग द फास्ट मूविंग फिश शेप। जितने भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स इधर लिखना था, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स fish shape such as car, aeroplane, etc. इसकी वजह से क्या होता है, this causes smooth flow of air and thus minimize the resistance at high speed. तो हम क्या करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है लुब्रिकेटिंग। हम लुब्रिकेट कर देते हैं चीज़ों को, ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, तेल या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। जो भी मूविंग पार्ट्स आप देखते हैं, मोटरसाइकिल के अंदर मोबाइल डालते हैं, अब वो जो पिस्टन उसका मूव करता है, पिस्टन उसके अंदर या उसके जो गिरारियाँ मूव करती हैं, अब उसके अंदर जब मोबाइल जाता है वो तेज़ी से या आसानी से मूव करता है, वो गर्म होकर फैलता नहीं। जब भी आपको पता है कोई चीज़ या मेटल को हीट अप किया जाता है, वो एक्सपैंड कर जाता है। जब एक्सपैंड करता है तो वो आपको पता है कि गिरारी जो एक दूसरे के ऊपर मूव करने वाली हैं, वो एक दूसरे पे फंस जाएगी तो वो मूव नहीं कर पाएगी। अब उसको ठंडा रखने के लिए और फ्रिक्शन लेस करने के लिए या फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें ना, जितने भी इंसान के जोड़ हैं, इंसानी बॉडी के अंदर जितने भी जोड़, अब जहाँ पे हड्डी होती है ना, कभी आपने देखा होगा जानवर को अगर जगह की हो और उसकी हड्डी या घुटने वाली जगह या इस तरह जोड़ वाली जगह को अगर आप काटे तो आपको महसूस होगा वहाँ पे एक लुब्रिकेंट होता है, उसको लुब्रिकेंट कहते हैं। वो लुब्रिकेंट होता है जिसकी वजह से वो आसानी के साथ मूव कर पाता है। अगर लुब्रिकेंट किसी भी जोड़ में से ख़त्म कर दिया जाए तो वो बिल्कुल स्केट हो जाए। तो उसी के लिहाज से मैंने इसकी हेडिंग बनाई है लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, वो सरफेस जो एक दूसरे के ऊपर चलने वाली है, स्लाइड करने वाली है, उनको हम लुब्रिकेट कर देते हैं। और लास्ट वन एक और भी मेथड है बॉल बेयरिंग। जैसे कोई बॉडी मूव करने वाली है तो उसको हम जिस तरह मैंने पहले बताया रोलिंग फ्रिक्शन बनाते हैं। मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन लेस होती है ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइड एक तरह स्लाइड करने वाली बॉडी है उसकी निस्बत रोल करने वाली बॉडी में फ्रिक्शन कम होती है। अब फ्रिक्शन को तो हमने कम करना है तो हम चीज़ें को रोलिंग बॉडी बना लेते हैं। आपने देखा बेरिंग होता है, बेरिंग, अब उसके अंदर छोटी छोटी गोली होती हैं। अब वो इस तरह मूव जब करता है तो वो आसानी के साथ मूव कर पाता है। इसी तरह बाज़ आपके पास क्या होते हैं, रूलर होते हैं, इस तरह बने होते हैं इस तरह के। अगर मैं आपको बताऊं तो बेरिंग होता है, बेरिंग के अंदर इस तरह के रूलर बने होते हैं छोटे छोटे, वो भी बेरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं।
तो ये सारे इस्तेमाल करने का मकसद क्या है कि फ्रिक्शन लेस या फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। तो ये मैंने लिखा यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग, वो जो बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये आज हमारे पास दो टॉपिक थे जिनको हमने वैसे समझा भी है और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन डील भी की है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके क्या हैं। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आप उनको ऐसे डील कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, आप इसको नोट कर सकते हैं।